state of the Indian economy during the British rule or precisely on the eve of independence. मतलब कुछ बातें वो during the British rule की भी करते हैं, but primary focus is on the eve of independence. दो चीजें हमने कर ली, agricultural sector and industrial sector. हम बातें तो एक्चुअली यही कर रहे हैं कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल हम क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे, बट द पर्पस ऑफ द चैप्टर इज व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, तो किस सेक्टर की क्या स्टेट थी, जिसका वो थोड़ा बैकग्राउंड भी दे रहे हैं कि ऐसी स्टेट क्यों थी। तो ऐसी स्टेट क्यों थी में क्या सिग्निफिकेंट हो जाता है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऐसा क्या हो रहा था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये स्टेट थी। तो ऐसे नहीं कि उस दिन की ही बातें हो रही हैं, उस एरा की बातें हो रही हैं कि उस एरा में ऐसा क्या हुआ कि व्हेन इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस, तो एग्रीकल्चरल सेक्टर के क्या हालात थे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के क्या हालात थे। नेक्स्ट सेगमेंट इज फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एंड ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। फॉरेन ट्रेड, सर तब फॉरेन ट्रेड होता था? डाउट आ सकता है, बिल्कुल होता था। India has been an important trading nation since ancient times. पहले भी आया था, well known in the entire world for its handicrafts. However, restrictive trade policies adopted by the colonial government adversely affected the structure. What led to the decline of the industries? Discriminatory, restrictive trade policies. It adversely affected the structure, composition and volume of India's foreign trade. स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन कि किन चीजों का ट्रेड होगा वही चेंज हो गई। वॉल्यूम, एक्सपोर्ट ज्यादा या इंपोर्ट ज्यादा, ये सब अफेक्ट हुआ बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस अडॉप्टेड बाय द ब्रिटिशर्स। सो व्हाट वाज द स्टेट ऑफ द फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? सो बी केयरफुल, बार बार मैं बोलूंगा कि हम ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस में तो कभी कभी हमें लगता है कि सिर्फ उस टाइम की बात हो रही है कि 47 में क्या स्टेट था। नो, उसके लिए अंडरस्टैंड करना है कि ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस ये स्टेट थी। ओके, इंडिया वाज an exporter of primary products and importer of finished goods during the British rule. ब्रिटिशर्स ने ऐसा कर दिया था। उससे पहले तो हम एक फिनिश गुड्स भी बनाते थे, एक्सपोर्ट भी करते थे, बट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इंडिया, बिकॉज ऑफ देयर टू-फोल्ड स्ट्रैटेजी, टू-फोल्ड मोटिव, they converted India into a feeder economy. India became an exporter of primary products. Primary products, raw materials. India became an exporter of raw materials and an importer of finished goods. India became an exporter of primary products such as raw silk, cotton, wool, sugar, indigo, jute, etc. And an importer of finished goods like cotton, silk, woolen clothes. ये अगर सर कॉटन ही एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉटन ही इंपोर्ट कर रहे हैं, ये क्या सिस्टम चल रहा है? They used to export raw silk, raw cotton, wool, sugar, indigo. तो रॉ फॉर्म में, रॉ मटेरियल के फॉर्म में एक्सपोर्ट होता था, इंपोर्ट होते थे कॉटन, सिल्क एंड वुलन क्लोथ्स। कॉटन क्लोथ्स, कपड़े इंपोर्ट हो रहे हैं, एंड कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडस्ट्रीज। एक्सपोर्ट होते थे रॉ मटेरियल्स, इंपोर्ट होते थे फिनिश्ड गुड्स ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। Monopoly control of the British rule. British government maintained a monopoly control over India's exports and imports. More than half of India's trade, foreign trade, was restricted to Britain, while the rest was allowed with a few countries like China, Ceylon, now Sri Lanka, and Persia. Majority, more than half of the trade was with Great Britain only. जब उनको लगता था कि हाँ हमारी रिक्वायरमेंट अब पूरी हो चुकी है, हमें और जरूरत नहीं है, कर लो आपने अगर और कहीं भी करना है तो। बट मोनोपोली कंट्रोल कौन कर रहे थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट, अपनी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करने के लिए। ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल. Under the British rule, India became an exporter of primary products and importer of finished goods. There was a huge export surplus
ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट्स। ध्यान से देखना, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम सीखेंगे एक टर्म होती है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड ये होती है, इसका फॉर्मूला होता है, एक चैप्टर है बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी। मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक पूरी यूनिट है फॉरेन एक्सचेंज एंड बीओपी। नाम सुना है? सुनाया था मैंने आपको। तो बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच शोज इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। इट शोज द ट्रांजैक्शंस विद फॉरेन कंट्रीज। उसका एक सेगमेंट होता है बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक सेगमेंट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का? वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड माइनस वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। तो सरप्लस कब होगा? सरप्लस इन बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड, also known as trade surplus, also known as trade surplus। ये कब होता है? when value of exports is greater than value of imports। मतलब जब आप एक्सपोर्ट कर रहे हो, एक्सपोर्ट अगर आप बाहर की कंट्रीज को सामान बेच रहे हो, देखें जरा हमारी बातें सुन भी रहे हैं कि नहीं अक्षता? यस सर। जब आप बाहर की कंट्रीज को सामान बेच रहे हो, एक्सपोर्ट्स हैं आपके, तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? अगर आप सामान बेचोगे तो पैसे आपको मिलेंगे या पैसे आप दोगे? मिलेंगे। पैसे आपको मिलेंगे, तो इनफ्लो होगा फंड्स का। और बाहर की कंट्रीज जब पेमेंट करती हैं तो इंडिया खुशी खुशी फॉरेन एक्सचेंज डॉलर्स एक्सेप्ट करती है। तो पॉइंट है जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा या आउटफ्लो? इनफ्लो। इनफ्लो। क्लियर है कि आगे जाके भी काम आएगा आपको? दिस विल लीड टू इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, एंड जब हम इंपोर्ट करते हैं तो दिस लीड्स टू आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब जैसे हमें पेट्रोल इंपोर्ट करना पड़ता है, इंपोर्ट, फिर हमें डॉलर चाहिए होता है, तभी तो डॉलर के रेट बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। डॉलर का रेट इसलिए इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमारे इंपोर्ट्स बहुत ज्यादा हैं। इंपोर्ट करना है आपको बाहर की कंट्री से, आपको डॉलर की रिक्वायरमेंट होगी, तो इस वजह से उसके रेट बढ़ते हैं। तो किसी चीज की शॉर्टेज होती है तो उसके रेट्स बढ़ते हैं, किसी चीज का सरप्लस होता है तो उसके रेट्स गिरते हैं। आपको बस क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे टर्म हुई ट्रेड एक्सपोर्ट सरप्लस, ट्रेड सरप्लस। तो ट्रेड सरप्लस था, तो ट्रेड सरप्लस का मतलब होता है एक्सपोर्ट्स उस टाइम पे ज्यादा हुआ करते थे और इंपोर्ट्स कम हुआ करते थे, तो फेवरेबल है इन टर्म्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन। तो हमारे लिए एक फेवरेबल सिचुएशन है कि सरप्लस क्रिएट हो जाता था। अब जब इतनी बातें करी ली तो इसको क्लोज भी करेंगे। तो फिर दूसरी टर्म क्या होती है? डेफिसिट। डेफिसिट इन बीओटी, डेफिसिट इन बैलेंस ऑफ ट्रेड कब होगा? व्हेन इंपोर्ट्स आर मोर देन एक्सपोर्ट्स। ठीक है ना? तो डेफिसिट हो जाएगा, शॉर्टफॉल हो जाएगी। तो ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फॉरेन ट्रेड में, बीओटी में, हम सरप्लस फेस कर रहे थे या डेफिसिट? सरप्लस फेस कर रहे थे। क्यों सरप्लस फेस कर रहे थे? बिकॉज द वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड वाज मोर देन द वैल्यू ऑफ गुड्स इंपोर्टेड। तो ये एक पॉजिटिव साइन था। पॉजिटिव अच्छा लगता अगर वो पैसे हमारे लिए ही यूज होते। तो सरप्लस तो क्रिएट हुआ, बट जो फंड्स हैं वो इंडिया पे स्पेंड नहीं हुए, वो पैसा यहाँ से ड्रेन, यहाँ से ड्रेन आउट हो गया, ड्रेन आउट हो गया। ब्रिटिशर्स ने अपने ऊपर यूज किया, वो पैसा इंडिया पे स्पेंड नहीं हुआ, इंडिया की ग्रोथ पे स्पेंड नहीं हुआ। However, the export surplus was used how? To make payments for expenses incurred by the office set up by the colonial government in Britain। तो जो उन्होंने ऑफिसेस सेटअप किए थे, ब्रिटिशर्स अपना एक्सपेंसेस मीट करने के लिए इन सरप्लस फंड्स को यूज कर रहे थे। टू मीट expenses on war fought by the British government to import invisible items। Invisible items अगेन फॉरेन ट्रेड से रिलेटेड बात है।
फॉरेन ट्रेड दो टाइप का होता है, एक विजिबल आइटम्स और एक इनविजिबल आइटम्स। कोई बता सकता है इनविजिबल आइटम्स किसे कहते हैं? कोई ट्राई करना चाहेगा? गुड। इनविजिबल आइटम्स सर्विसेज को बोला जाता है। विजिबल आइटम्स क्या है आपके? गुड्स। फिजिकल जो विच हैव अ फिजिकल एग्जिस्टेंस वो विजिबल आइटम्स होते हैं। इनविजिबल आइटम सर्विसेज को। तो टू इंपोर्ट, अब इंडिया को जरूरत है कुछ सर्विसेज की जो यहाँ पे टेक्निकल सर्विसेज अवेलेबल नहीं है। कह रहे हमें यहाँ पे आर्किटेक्ट की जरूरत है, हमें एयरपोर्ट बनाना है, हमें पोर्ट्स डिजाइन करने हैं, हमें हाईवेज डिजाइन करने हैं। तो बाहर से इंपोर्ट होंगे टेक्निकल लोग, यहाँ पे क्वालिफाइड लोग नहीं है उस चीज के लिए, उस टाइम पे पेमेंट करी जाएगी उनको। तो वहां यूज होता था ये जो सरप्लस क्रिएट हुआ फॉरेन ट्रेड से। तो इंटरेस्टिंग है क्या? फॉरेन ट्रेड, व्हाट वाज द स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड? इंडिया वाज एन एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। 100 बारी बता चुके हैं हमें ये। मोनोपोली कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश रूल, तो मतलब 100% ब्रिटिशर्स के साथ नहीं होता था, बट मोर देन हाफ मेजॉरिटी ट्रेड ब्रिटिशर्स के साथ होता था। उसके अलावा तो क्वेश्चन आएगा कि उनके अलावा फिर और कौन सी कंट्रीज है जिनके साथ हमारा ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल ट्रेड होता था? तो चाइना, सिलोन, सिलोन लिखेंगे ब्रैकेट्स में श्रीलंका, एंड पर्शिया, पर्शिया ब्रैकेट्स में ईरान। ठीक है ना? तो डोंट यूज श्रीलंका डायरेक्टली, सिलोन बोलते थे उस टाइम पे। डोंट यूज ईरान डायरेक्टली, पर्शिया बोलते थे उस टाइम पे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रेन ऑफ इट, तो मतलब ये एक फेवरेबल सिचुएशन तो थी कि हम ट्रेड सरप्लस एक्सपीरियंस कर रहे थे, सरप्लस एंड फॉरेन एक्सचेंज एक्सपीरियंस कर रहे थे। बट उसका रीजन क्या था? इन द सेंस कि क्यों हो रहा था? क्योंकि हम रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे, सारा का सारा यहाँ से बाहर सामान जा रहा था। दूसरा जो सरप्लस भी जनरेट हो रहा था वो इंडिया की ग्रोथ पर यूज नहीं हो रहा था। ओके, चलो, कोई डाउट? इंपॉर्टेंट है बहुत ये भी कि सुएज कैनाल क्यों बनाया गया था, उसका क्या एडवांटेज थे। ट्रेड थ्रू सुएज कैनाल 1869, 1869 ध्यान से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था, यहाँ आ जाते हैं। पहले सामान घूम के आता था, मतलब इतना लंबा डिस्टेंस, ग्रेट ब्रिटेन से सामान आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, पूरा घूम के आना पड़ता था। And the distance was approximately 12,300 miles, which is 19,800 kilometers. 19,800 किलोमीटर्स। तो इतना, अगर क्योंकि सामान ट्रेड तो बहुत ज्यादा हो रहा है, यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहे हैं, वहां से फिनिश गुड्स आ रहे हैं, ट्रेड तो हो रहा है, सी के थ्रू हो रहा है। सर भाई एयर क्यों नहीं होता? अरे नहीं होते थे भाई उस टाइम पे, एरोप्लेन्स, पोर्ट्स होते थे, एयरपोर्ट्स नहीं होते थे। तो रूट बहुत लंबा था, रूट बहुत लंबा था, मैंने गलती से एयरपोर्ट्स भी बोल दिया था, पोर्ट्स, पोर्ट्स, रोड्स, हाईवेज, इनके लिए आर्किटेक्चर्स और जो भी मतलब आर्किटेक्ट्स को सर्विसेज हायर करी जाती थी ना, कि इंपोर्ट ऑफ इनविजिबल सर्विसेज, दैट वाज एन एग्जांपल। एयरपोर्ट्स नहीं, पोर्ट्स। पॉइंट, रूट बहुत लंबा था बिफोर सुएज कैनाल वाज ओपनड अप। सुएज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवे। आर्टिफिशियल मतलब मैन मेड, एक होता है नेचुरल, एक होता है मैन मेड। आर्टिफिशियल वाटरवे रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू द साउथ अक्रॉस द isthmus of Suez in the northeastern Egypt। तो यहां से एक आर्टिफिशियल वाटरवे क्रिएट किया, शॉर्टकट, एक रूट क्रिएट करा। वो रूट था 7,200 माइल्स, विच इज 11,600 किलोमीटर्स। कम ये भी नहीं है, बट 5,100 माइल्स, 5,100 माइल्स से डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, 5,100 माइल से डिस्टेंस रिड्यूस हो गया। ट्रस्ट, जब आपका रोज का इतना ट्रेड है तो डेफिनेटली, रोज का इन द सेंस कि मतलब रेगुलर ट्रेड है, तो इट इज अ ग्रेट कॉस्ट कटिंग introduction. The opening of Suez Canal in 1869 reduced the cost of transportation and made access to the Indian market easier. हमारे भले के लिए नहीं, अपने भले के लिए। The canal provided a direct trade route for ships operating between Britain and India and avoided the need to sail through Africa. Strategically and economically, it is one of the most important waterways in the world.
1869, the Suez Canal was opened, greatly reducing the distance between Britain and India by some 5,100 miles, as ships no longer needed to travel around southern Africa. So introduction of Suez Canal, it led to cost cutting, drastic cost cutting, but this was also for the benefit of the Britishers. फायदा हमारा भी हुआ, बट हमारे फायदे के लिए वो स्टेप नहीं लिया गया था. सर हमारा फायदा कैसे हुआ? कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन तो आपको भी बेयर करनी पड़ेगी. अगर आप एक एक्सपोर्टर हो तो सामान वहां तक पहुंचाने की कॉस्ट तो बढ़ ही रही है ना, तो बेनिफिट आपका भी हुआ, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट सिर्फ आपके बेनिफिट के लिए वो चीज नहीं करी गई. इतना बड़ा स्टेप सिर्फ हमारे बेनिफिट के लिए नहीं था. इंपॉर्टेंट है, डेट पता होनी चाहिए और बेसिक आइडिया होना चाहिए कि क्या है, विजुलाइज होना चाहिए रास्ता कहाँ से क्या हुआ, जनरल नॉलेज. इसी के साथ फॉरेन ट्रेड समाप्त हुआ.